हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल स्ट्रीट 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं फ्रिक्शन के जो न्यूमेरिकल्स जो पेपर में आते हैं हमारे कोर्स में पॉलिटेक्निक में। वैसे हमारे यहाँ जो स्टैटिक फ्रिक्शन से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चन अभी तक आए हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन से रिलेटेड नहीं आए हैं। आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि डायनेमिक फ्रिक्शन की बताइए तो मैं बता दूंगा। ठीक है, उसमें बस एक एक्सेलरेशन वाला पोर्शन और आ जाता है। तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं हमारा कि अगर कोई भी वस्तु हमारी क्षैतिज समतल पर रखी है तो उसको चलाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए। ठीक है, मिनिमम मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी रेस्टिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, क्लियर हो रहा, यानी किसी क्षैतिज रफ सरफेस पर, किसी क्षैतिज खुरदरी समतल पर रखी वस्तु को चलाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल हमें निकालना है। तो आपको याद रखना है इसका फार्मूला डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखने में फ़ायदा है आपको। तो आपको अगर W दिया है, ये आपको गिवन होगा, और आपको म्यू गिवन होगा, यानी फ्रिक्शन कोफिशिएंट ये आपको गिवन होगा। तो आप देखो म्यू से आप निकाल सकते हैं, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है म्यू इज इक्वल टू हमारा होता है टेन लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा टेन इनवर्स म्यू। ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। तो आपको यहाँ सीधा सीधा फार्मूला याद रखना है कि मिनिमम फोर्स जो होता है, मिनिमम फोर्स इज इक्वल टू W साइन लैम्डा। ठीक है, डायरेक्ट आप याद रख लीजिएगा, कैसे आया कैसे नहीं आया अब इसके टेंशन में मत पड़िए, आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ चुका है एक बार। तो W साइन लैम्डा, ठीक है, जो मिनिमम फोर्स होता है वो हमारा कितना होता है सर, W साइन लैम्डा होता है। ठीक है, ये तो हमारी बात होगी कि हमारी बॉडी अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी है उसको चलाने के लिए न्यूनतम फोर्स कितना चाहिए। लेकिन अगर यही बॉडी हमारी इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है, ठीक है, अभी हमारी जो बॉडी रखी थी वो हमारी रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखी हुई थी, तो हमने कितना फोर्स लगाया, W साइन लैम्डा फोर्स लगा दिया। तो W साइन लैम्डा फोर्स जो हमने लगाया वो हमारा मिनिमम फोर्स हो गया। ठीक है, अब हमारी बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ना रखी होगी, किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखी हुई है। हमारी बॉडी किस पर रखी हुई है, किसी इंक्लाइंड सरफेस पर रखी हुई है। अब हमसे ये कह रहा है कि मिनिमम फोर्स कितना होगा, मिनिमम फोर्स required to move a body resting on rough resting on a rough inclined plane। ठीक है, अब हमें इंक्लाइंड प्लेन पर मिनिमम फोर्स निकालना है, अभी हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पर निकाला था। तो यहाँ छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि अगर ये जो हमारा ये वाला एंगल है, ये अल्फा अगर दे रखा है, ठीक है, आपको आवाज़ आ रही है, तो ये इंक्लाइनेशन एंगल आपको अल्फा दे रखा है, देख पा रहे हैं आप लोग। तो यहाँ जो मिनिमम फोर्स होगा मेरे भाई, मिनिमम फोर्स वो कितना होगा, W साइन लैम्डा प्लस अल्फा। ठीक है, हमें बॉडी ऊपर ले जानी है, इसमें बॉडी इस तरफ ले जानी थी, ये पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन है। तो आपको डायरेक्ट फार्मूला यहाँ याद रखना है, फालतू की बकवास आप ना दिमाग लगाएं। तो W साइन अल्फा प्लस लैम्डा। ठीक है, लैम्डा आपको निकालना मैं ऊपर बता चुका हूँ। क्लियर बात समझ में आ पाती। देखिए सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी बहुत ज़्यादा जरूरी है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक, अब देखो क्या होता है, बच्चा पढ़ता है उसमें एंगल, कोई भी न्यूमेरिकल आया उसने कह दिया कोई एक सरफेस है जिस पर कोई बॉडी रखी हुई है, उस पर 30 डिग्री एंगल पर कोई फोर्स लगाया गया। तो बच्चा देखता ही नहीं है कि फोर्स बॉडी पर लगाया गया है, यानी एंगल देखते ही वो डिसाइड कर लेता है कि इंक्लाइंड प्लेन वाला सवाल है। ठीक है, तो आपको पहले ये देखना है कि फोर्स किस एंगल पर, फोर्स एंगल पर लगाया गया है या प्लेन एंगल पर है। ठीक है, बॉडी को ढकेला जा रहा है या खींचा जा रहा है, इस बात पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर बॉडी को आप उठा के चलाते हैं, यानी हमारा जो पुल करना होता है वो ज़्यादा इजी होता है, ये इजी कॉन्सेप्ट है ना, और पुश करना थोड़ा सा टफ है। ठीक, तो
पुल करना जो होता है वो इजी होता है, क्योंकि कुछ नॉर्मल रिएक्शन इसकी खत्म हो जाती है। ठीक, तो आप यहाँ पर बात को समझ पा रहे हैं कि हमारा हम ऐसे कह सकते हैं कि पुल इज इजियर देन पुश, पुल इज इजियर देन पुश। ठीक है, ऐसा आपसे कुछ पूछेगा नहीं, लेकिन ये मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जब आप थोड़ा सा उठा के चलाएंगे तो नॉर्मल रिएक्शन जो है इसकी, यानी इसका जो वेट है वो कंपनसेट हो जाएगा इस फोर्स के द्वारा। ठीक है, बात समझ में आ पा रही है आई थिंक आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर एंगल ये देखें कि एंगल दिया कौन सा है। ठीक है, दोनों ही केस में आपकी बॉडी इस तरफ मूव करेगी और आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस तरफ लगेगा। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर ही लगेगी। दोनों ही केस में नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग होगी, ये भी ध्यान रखें। आप चाहे उसे पुल कर रहे हैं, सेम फोर्स से आप उसे पुश कर रहे हैं और सेम फोर्स से आप उसे पुल कर रहे हैं, दोनों ही केस में नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग होगी। सपोज दैट इसमें R1 होगी और इसमें R2 होगी। तो आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि नॉर्मल रिएक्शन जो है हमारे इस वाले केस में थोड़ी सी कम होगी, यानी R2 थोड़ा सा कम होगा R1 के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप बात को समझ पा रहे हैं। ये एंगल आपको थीटा दे रखा होगा कि इतने एंगल पर हम फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं या ढकेल रहे हैं। बात समझ में आ पा रही है आप लोगों को? तो यहाँ आपका म्यू R1 या R2 लग जाएगा। ठीक, अब देखो दूसरी चीज, देखो न्यूमेरिकल हम करेंगे लेकिन हम पहले स्ट्रेटजी बना रहे हैं अपनी। ठीक है, तो स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब आप देखिए बात को क्या होता है कि कोई भी एक आपको इंक्लाइन प्लेन वाला सरफेस का सवाल बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है पेपर में, तो आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपका फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन आप तभी बता पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ है। ठीक, तो देखिए थोड़ी सी बात पर न्यूमेरिकल की लैंग्वेज पर सब कुछ डिपेंड करता है। देखिए मैं सेम सवाल बना रहा हूँ। ठीक, तो जैसे उसने सेम ब्लॉक था, इधर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है। अब वो ये कह रहा है कि हमें इस ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पर संतुलन में बना के रखना है। वह फोर्स बताइए जिस फोर्स पर इस बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पर संतुलन में बनाकर रखा जा सके। ठीक है, संतुलन में रखा जा सके या साम्यावस्था में रखा जा सके। जब तक वो ये वर्ड यूज कर रहा है, इट मीन्स हमें उसे खींच के नहीं ले जाना है, उसे हमें खींचकर नहीं ले जाना है। इस केस में हमें क्या करना होगा कि अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं लगेगा, देखो कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन रोक रहा है ना इस बॉडी को, इस बॉडी को कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन फोर्स भी रोक रहा होगा, और कुछ आप एक फोर्स आप लगा देंगे। अब वो फोर्स कैसा भी लग सकता है, हो सकता है वो आपसे कह दे कि पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन आप फोर्स लगा रहे हैं, या आप पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन आप फोर्स लगा रहे हैं। तो आप फोर्स कोई सा भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें आप इसके कंपोनेंट कर लेंगे टेढ़े वाले के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए आपको कंपोनेंट करने पड़ेंगे, इसके लिए कंपोनेंट नहीं करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको बता, अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब सब समझ में आएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी स्ट्रेटजी आपकी ये बनाना चाह रहा हूँ कि अगर कोई संतुलन में साम्यावस्था की बात करता है, इट मीन्स वो ऊपर नहीं ले जा रहा है, पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन आपका नीचे ही माना जाएगा उस केस में। जब तक वो ये ना कहे क्वेश्चन में कि हमें बॉडी को ऊपर की तरफ लेके जाना है, तब तक आपको बॉडी नीचे ही माननी है। तो इस केस में आप देखिए कि आपके जब पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन नीचे हो गई, तो मेरे भाई फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स तो ऊपर ही लगेगा ना मेरे भाई। क्यों भाई? फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा। अच्छा, प्लेन की इंक्लाइनेशन एंगल बढ़ाने या घटाने से फ्रिक्शन कोफिशिएंट चेंज नहीं होता है। आपकी पहले बॉडी यहाँ थी, फिर आपने थोड़ा सा इंक्लाइनेशन एंगल और बढ़ा दिया, तो ऐसा नहीं है कि इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। मैं बिल्कुल पक्का कह सकता हूँ कि नॉर्मल रिएक्शन जो आ रहा है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रिक्शन कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। क्लियर हो रही है आप लोगों को बात? तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लग जाएगा। तो अब उसने देखो, अब आगे इस वाले न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है आपसे कि बॉडी को ऊपर लेके जाना है। क्या कह रहा है? बॉडी को ऊपर लेके जाना है। जब वो कहेगा कि बॉडी को ऊपर लेके जाना है, उस केस में आपका क्या होगा भाई बताइए? अब हमारी बॉडी का जो मोशन है वो ऊपर डायरेक्शन में हो जाएगा, और जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो नीचे के डायरेक्शन में लग जाएगा। ठीक है, जब तक वो ना कहे कि हमें ऊपर लेके जाना, तब तक आप यही मानिए कि बॉडी हमारी नीचे जा रही है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखिए टाइम वेस्ट ना होते हुए मैंने तुरंत न्यूमेरिकल लिख लिया है पॉज करके। आप देख लीजिए न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि ए बॉडी ऑफ वेट 500 न्यूटन। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ते जाना है और हाथों हाथ क्या क्या गिवन है ये भी लिखते जाना है। पेपर में किस तरीके से करना है मैं थीटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट।
कोई चार्जेस नहीं है। ए ब्लॉक ऑफ वेट 500 न्यूटन, तो वेट आपको दे दिया कितना 500 न्यूटन, रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए आपको जब भी पढ़ना है तो ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस है या नहीं, यानी एक हमारा ब्लॉक है जो कि 500 न्यूटन का है, एक क्षैतिज समतल पर रखा हुआ है, रिक्वायर्स ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, यानी एक हमें क्षैतिज बल लगाना, ये थोड़ा सा ध्यान रखें, हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस था, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने का लगाना, 200 न्यूटन का लगाना। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि F इज इक्वल टू कितना हमारे पास 200 न्यूटन, ठीक है। जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं, और जो बाहर से f लगाते हैं वो हम उसे कैपिटल F बोलते हैं। इज जस्ट टू मूव द ब्लॉक, कैलकुलेट, देखिए हमारे जस्ट टू मूव है, चल नहीं रही है बॉडी, बस जस्ट टू मूव, यानी लिमिटिंग कंडीशन है, ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पोजीशन होती है। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन, तो आपको देखो निकालना क्या क्या है ये भी आप लिख लीजिए फटाफट। कैलकुलेट नॉर्मल रिएक्शन, यानी आपसे R पूछा है। फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस कितना होता है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस म्यू आर ही तो होता है, तो आपसे फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पूछा है तो म्यू आर क्वेश्चन मार्क हो गया। तीसरी चीज देखिए क्या पूछी आपसे, रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिएक्शन भी पूछी है। तो देखो रिजल्टेंट रिएक्शन जो होती है वो आपको मैंने आपको बताया था कि जो हमने घर्षण कोण पढ़ा था ना, तो उसमें जो एस हम लोग मान रहे थे वो था ये, ठीक है। अभी हम डायग्राम में देख लेंगे अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो, बाकी आई लिंक पर आप देख लीजिएगा। अब आगे देख लीजिए कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, तो चौथी चीज आपसे क्या पूछी है, म्यू पूछा है। ये क्वेश्चन बीटीयूपी में आ चुका है, ये बीटीयूपी में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है, फर्जी क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल भी। आगे आगे देखिए फ्रिक्शन एंगल भी आपसे पूछा है, तो पांचवी चीज आपसे जो पूछी है मेरे भाई वो आपसे लैम्डा पूछ लिया है, ठीक है, फ्रिक्शन एंगल लैम्डा से कई लोग फाइव भी कहते हैं। तो देखिए इतनी सारी चीजें पूछी है, लेकिन न्यूमेरिकल कतई झंडू बिल्कुल न्यूमेरिकल है, कुछ भी नहीं है इस न्यूमेरिकल में। फटाफट देख लेते हैं इसका एफबीडी, जो भी इसका डायग्राम है, वर्किंग डायग्राम वो बना लेते हैं। तो देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने बना लिया, फिर देखो एक हमने बॉडी बना ली जिसका वेट कितना था 500 न्यूटन था, तो 500 न्यूटन का वेट तो नीचे लगेगा, तो नीचे हमने लगा लिया 500 न्यूटन, क्यों भाई, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग गई, इतना काम कर लिया। फिर आपने देखिए एक फोर्स लगाया है जो कि आपका 200 न्यूटन का फोर्स है, ये वाला 200 न्यूटन का फोर्स आपने लगा दिया। तो आप बताइए पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इस तरफ ही होगी ना, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होता तो आपकी बॉडी कहाँ चली जाती, इस डायरेक्शन में चली जाती, तो ये आपकी पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन हो गई। सॉरी दिख रहा है आपको, पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी गति की संभावित दिशा यही है। क्लियर हो रही बात आपको। तो आप बताइए कि फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है हमेशा, तो ये म्यू आर हो गया, ठीक है। अब आप बात को समझिए जरा कि ये जो फोर्स है ना, ये तो हमारा नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स हो गया, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है एक तरीके से। तो अब हमारा जो रिजल्टेंट रिएक्शन होता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आता है वही हमारा नॉर्मल क्या कहता है रिजल्टेंट रिएक्शन कहलाता है, जिसे हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो एंगल होता है भाई ये लैम्डा होता है, ठीक है। अगर आपने पीछे के वीडियो देखे हैं तो आप समझ पाएंगे घर्षण कोण वगैरह जो हमने निकाले थे। तो अब देखिए कुछ भी नहीं बचा न्यूमेरिकल में, फटाफट आपको यहाँ पर कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देना है, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे वी नो दैट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आपको पता है समेशन H0 होता है, समेशन H0 यानी लेफ्ट में जाने वाले बराबर राइट में जाने वाले, और समेशन V0 यानी ऊपर जाने वाले बराबर नीचे जाने वाले, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, तो लेफ्ट में जाने वाले बराबर राइट में जाने वाले, यानी मैं कह सकता हूँ कि म्यू आर इज इक्वल टू 200, ये इक्वेशन 1 हो गई। और समेशन V बराबर 0 आप लगाएंगे तो ऊपर जाने वाले बराबर नीचे जाने वाले, यानी आप कह सकते हैं कि R इज इक्वल टू 500, ठीक है। R इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई 500। क्लियर हो रहा, ये आपका समीकरण नंबर 2। तो आप देखिए R की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूँ या ऐसे कर दूँ, इन दोनों को डिवाइड कर दूँ, तो आपको म्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे फ्रॉम दिख रहा है आप लोगों को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, कैसे भी कर लीजिए आप लोग। तो आप देखिए यहाँ पर वैल्यू लगाएंगे तो म्यू इंटू 500 इज इक्वल टू 200, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे देखो 2/5। तो आपका आंसर नंबर कौन सा निकल के आया, ये आंसर नंबर आपका निकल के आया है 4th, ठीक है। 4th में आपसे पूछा था कि म्यू कितना है, तो आंसर 4 है, ये आंसर 4 निकाल लिया आपने। क्लियर, आपको पेपर में इसी तरीके से लिखना है।
आगे देखिए, देखो इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मैं आपको बता चुका हूँ। पहला देखो आपसे नॉर्मल रिएक्शन पूछा, तो नॉर्मल रिएक्शन तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 500 है, तो एक आंसर आपका ये भी हो गया। तो R इज इक्वल टू 500, इसकी यहीं पर लिख दीजिए आप लोग, R इज इक्वल टू 500 न्यूटन, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। तो आंसर 1 ये हो गया हमारा। तो आपको पेपर में कैसे करना है पूरी बात आपको बता रहा हूँ, आंसर 1 आपने निकाल दिया। अब देखिए म्यू आर आपसे यानी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस पूछ रहा था, तो म्यू आर भी आपको 200 पता है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए म्यू आर इज इक्वल टू 200। और ये आपने क्या निकाल लिया है, ये आपने फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस निकाला है। क्या निकाला है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका 200 न्यूटन आ गया। तो एक आंसर आपका ये हो गया जो कि आपका दूसरा आंसर था, आंसर 2। क्लियर हो गया आप लोगों को बात यहाँ तक। तो देखिए पहला निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तीसरे में क्या पूछा, तीसरे में आपसे पूछा रिजल्टेंट रिएक्शन। तो देखिए अब रिजल्टेंट रिएक्शन निकालने के लिए आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है फोर्स, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बात को अगर देख पा रहे हैं बहुत ही सावधानी के साथ, तो देखो यहाँ पर तो ये तो हो गया, देखो भैया आर, ये हो गया म्यू आर, और यहाँ ये दोनों 90 डिग्री पर है, तो यहाँ कहीं एस होगा। तो इनका आपको पता है कि ये जो एस निकलता है वो कैसे निकलता है, आप पाइथागोरस लगा सकते हैं या फिर आप यहाँ पर लॉ पैरेललोग्राम लगा सकते हैं। तो एस इज इक्वल टू जो यहाँ पर निकलेगा, तो एस इज इक्वल टू परिणामी बल जो आपका निकलेगा, रिजल्टेंट परिणामी बल इज इक्वल टू कितना निकलेगा आपका, अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस म्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, वहाँ तक बात समझ में आई थिंक आपको आ पा रही है। तो आप देखिए आर का स्क्वायर कर लीजिए और म्यू आर का स्क्वायर भी कर लीजिए। तो आर का स्क्वायर कितना होगा, आर की वैल्यू आपको पता है 500 है, तो 500 का स्क्वायर प्लस म्यू आर की वैल्यू डायरेक्ट 200 पता है, तो ऐसा नहीं पागलों की तरह उसमें वैल्यू रखते फिर रहे हैं म्यू और 200 की। तो इसका स्क्वायर कर दिया। तो आप देखो इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर लीजिए, 254.95 मीटर। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो ये आपका आंसर आ चुका है, आंसर 3। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर बच्चे अटक गए थे पेपर में, तो आंसर 3 आपका आ गया है। क्योंकि बच्चों को नॉर्मल रिएक्शन तो पता था लेकिन परिणामी रिएक्शन नहीं पता था, परिणामी प्रतिक्रिया बल। ठीक है, प्रतिक्रिया बल लिख देंगे इसे हम लोग, प्रतिक्रिया बल। आई थिंक यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी। अब लास्ट वैल्यू हमारी रह गई जिसमें हमें लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा भी निकाल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखिए मैं यही निकाल देता हूँ टाइम वेस्ट ना करते हुए। ठीक है, तो आपको देखो लैम्डा पता है, आपको लैम्डा क्या है हमारा, लैम्डा आपका क्या होता है, म्यू इक्वल टू 10 लैम्डा होता है। तो म्यू इज इक्वल टू, देखो मैं यही कर दे रहा हूँ, आप लोग लेकिन अलग पेज पर करिएगा, मैं पेज बदलना नहीं चाहता। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 10 इनवर्स म्यू। म्यू की वैल्यू आपको पता है, कितनी पता है, 2/5। तो 10 इनवर्स 2/5। कैलकुलेटर अलाउड है 82 ms का, आप आराम से कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 24.22 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास इसमें उपलब्ध नहीं है कैलकुलेटर, नहीं तो आपको कैलकुलेट करके दिखाता है इसे। ठीक है, बाकी मैं इसे कैलकुलेट मैंने मोबाइल से किया था। तो आप लोग देख लीजिएगा, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो ये आपका आंसर 5 आ गया। तो आपने सारे आंसर निकाल लिए। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन इतना ईजी है, मैं आपको बहुत ही फास्ट तरीके से भी करके बता सकता था, लेकिन आपको सीखना है इसलिए मैंने आपको बहुत ही स्लोली बताया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे। ठीक है, और आप लोग जुड़े रहिए। अगला हमारा जो अगला वीडियो जो बनेगा उसमें और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, इंक्लाइन प्लेन वाले भी होंगे और कुछ और भी अच्छे न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।